हेलो स्टूडेंट्स। हम यूनिट नंबर 3 केमिकल काइनेटिक स्टडी कर रहे हैं और इसी पार्ट में अब हम आगे लेक्चर नंबर 2 करेंगे, फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शंस। लास्ट लेक्चर में हमने जानने की कोशिश की थी कि व्हाट आर द केमिकल रिएक्शंस एंड व्हाट इज रेट ऑफ रिएक्शंस, एंड वी आल्सो हैव टेक द प्रॉब्लम्स ऑन एनसीईआरटी एंड कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स. So in that lecture we have to study factors affecting rate of reactions. So let's we start lecture number 2. तो चलिए आज का हम लेक्चर शुरू करते हैं। और केमिकल काइनेटिक्स के अंदर हमने फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन टॉपिक हमने शुरू किया है। अब हमारे पास क्वेश्चन आता है कि कौन कौन से फैक्टर्स हैं, व्हाट आर द फैक्टर्स विच अफेक्ट द रेट ऑफ रिएक्शंस. द कॉमन फैक्टर्स आर, फर्स्ट वन नेचर ऑफ रिएक्टेंट, देन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, then pressure. Basically we are taking pressure for the gases, and presence of light, catalyst, temperature. So these are six factors which affect the rate of reactions. तो अब हम एक एक फैक्टर्स को लेके चलेंगे और उसके बारे में हम कंप्लीट स्टडी करेंगे कि किस फैक्टर का क्या रोल है। आप मेरे साथ साथ इसके नोट्स बना सकते हैं और साथ कंसेप्ट जो है उसको हम हाइलाइटर से मेंटेन भी कर सकते हैं कि भी ये इस फैक्टर के अंदर इस कंसेप्ट का रोल हुआ है। तो चलिए फर्स्ट फैक्टर की बात करते हैं हम, नेचर ऑफ रिएक्टेंट. इन नेचर ऑफ रिएक्टेंट, फर्स्ट वी हैव टू स्टडी अबाउट द फिजिकल स्टेट ऑफ रिएक्टेंट. वी नो दैट कि कोई भी रिएक्टेंट होता है उसकी फिजिकल स्टेट, हमारे पास थ्री फिजिकल स्टेट्स होती हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस. तो अगर उन फिजिकल स्टेट्स के ब्याह पे हम इसको देखना चाहें तो हमारे पास इस डायग्राम से हम इस कंसेप्ट को समझ सकते हैं कि अगर हम डायग्राम को ध्यान से देखें तो देखो हमने देखा है कि जो गैसेस के पार्टिकल्स हैं उनके बीच में जो इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो कम है, लेस इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है इस तरह से, या कहें कि इनके बीच में गैप कम है. सो इनके बीच में अगर इंटरमोलिकुलर फोर्स कम होगा या अट्रैक्टिव फोर्स कम होगा तो इनको फ्रीडम मिल जाती है किस बात के लिए, कोलिजन मतलब टकराव के लिए. ये पार्टिकल आसानी से इससे टकरा सकता है, ये इससे टकरा सकता है, ये इससे भी टकरा सकता है. तो इस कह सकते हैं कि इनके पास मोर फ्रीडम है. किस बात की फ्रीडम है? फॉर कोलिजन, टकराने के लिए. और जब कोलाइड करेंगे तभी तो रेट होगा किसी रिएक्शंस का. लेकिन अगर हम लिक्विड के पार्टिकल्स की बात करें तो लिक्विड के पार्टिकल्स में जो फोर्स ऑफ इंटरेक्शन है वो थोड़ा सा इसके अंदर थोड़ा सा ज्यादा है एज कंपेयर टू गैस. बट इन केस ऑफ द सॉलिड पार्टिकल्स, पार्टिकल्स आर हाईली पैक्ड. ये हिल भी नहीं सकते अपनी जगह से, इस तरह से पैक होते हैं. तो जब हिलेंगे नहीं तो फ्रीडम भी नहीं मिलेगी कोलिजन की. और इस वजह से जो रेट ऑफ रिएक्शंस है गैसियस पार्टिकल में सबसे ज्यादा है, फिर लिक्विड में, और सबसे कम किसके अंदर होता है? सॉलिड के अंदर. आई होप कि ये कंसेप्ट आपको समझ में आ गया होगा. अगर हम नेक्स्ट कंसेप्ट की बात करें या पॉइंट की बात करें तो उसके अंदर हम सेकंड स्टेट लेके चलते हैं नेचर ऑफ रिएक्टेंट में, और वो है हमारे पास साइज ऑफ पार्टिकल्स. तो इसको अगर हम ध्यान से इस कंसेप्ट को देखें तो हमारे पास कुछ इस तरह से वर्क करता है ये कंसेप्ट. सेकंड हमारे पास है फिजिकल साइज ऑफ पार्टिकल्स. अब देखो आपके पास कोई पार्टिकल है, वो इस फॉर्म के अंदर प्रेजेंट है. हमने क्या किया, इस फिजिकल साइज को छोटे छोटे टुकड़ों में बांट दिया. अब इसका हमने एक पार्ट इस तरह से किया, सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट, इस तरह से हमने क्या किया, इस पार्टिकल्स के जो लार्ज पार्टिकल्स था, ए पार्टिकल्स था, इसके सब पार्टिकल्स हमने बना दिए A1, A2 एंड A3. थ्री पार्टिकल्स बनाए. तो इस कंडीशन में क्या हुआ, इस कंडीशन में इसका जो सरफेस एरिया था चारों तरफ, इसके कंपैरिजन में अगर हम इन सभी का सरफेस एरिया निकालें तो सरफेस एरिया है वो क्या हो गया, इंक्रीज हो गया. सरफेस एरिया क्या हो गया इसके अंदर, इंक्रीज हो गया एज कंपेयर टू दिस. अगर हम इन पार्टिकल्स को और ज्यादा छोटा छोटा कर दें तो और ज्यादा सरफेस एरिया हमारे पास क्या होगा, इंक्रीज होगा. तो इस तरह से सरफेस एरिया तो क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है. तो मतलब रेट ऑफ रिएक्शंस जो है वो किस पे डिपेंड करती है, सरफेस एरिया पे. जैसे अगर हम एक लकड़ी का टुकड़ा लें, बड़ी लकड़ी लें, हम ये लॉग ऑफ वुड लेके चले हम, ये लॉग ऑफ वुड, एक लकड़ी का बड़ा लट्ठा लें इस तरह से. ये हमारे पास कोई लकड़ी है बड़ी,
और इसको अगर हम जलाने की कोशिश करें तो टाइम लेगी, लेकिन इसी लकड़ी को अगर हम इस तरह से छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ दें, ऐसे ऐसे छोटे छोटे टुकड़ों में अगर इसको तोड़ दें हम, तो इससे क्या हुआ है, इसका इसका सरफेस एरिया इंक्रीज हो गया। सरफेस एरिया क्या हो गया इसका, इंक्रीज। और लकड़ी के टुकड़ों में आग जल्दी लग जाती है, तो इसका मतलब सरफेस एरिया बढ़ने से रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाती है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाती है। तो हमारे पास रेट ऑफ रिएक्शन सरफेस एरिया के क्या होगी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी। तो ये एग्जाम्पल है। तो यहाँ सरफेस एरिया कम था, यहाँ बढ़ा, यहाँ और इंक्रीज हुआ, तो सरफेस एरिया इंक्रीज, रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज। बट फिजिकल साइज देखो आप, यहाँ फिजिकल साइज लार्ज थे, अब देखो इसके कंपैरिजन में यहाँ फिजिकल साइज क्या हुई, स्मॉल हुई है। इसके कंपैरिजन में फिजिकल साइज और वेरी स्मॉल हुई है। तो फिजिकल साइज क्या हो रही है, इस डायरेक्शन में हम जा रहे हैं, तो फिजिकल साइज है वो हमारे पास क्या हो रही है, डिक्रीज। फिजिकल साइज क्या हो रही है, डिक्रीज। और इस तरफ जा रहे हैं तो बढ़ क्या रहा है हमारे पास, सरफेस एरिया क्या हो रहा है, इंक्रीज। आई थिंक ये कंसेप्ट क्लियर होगा। सरफेस एरिया तो बढ़ रहा है, लेकिन फिजिकल साइज क्या हो रही है, घट रही है। और रेट ऑफ रिएक्शन सरफेस एरिया के अगर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो ये अपोजिट प्रॉपर्टी है। सो फिजिकल साइज के क्या आएगा, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल आएगा। वेरी इजी कंसेप्ट है, लेकिन एग्जामिनर इसके ऊपर हमसे काफी क्वेश्चंस पुट अप कर सकता है। तो हम जरूर इस कंसेप्ट को ध्यान रखें। चलिए, नेचर ऑफ रिएक्टेंट में हम नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं, थर्ड कंसेप्ट पे चलते हैं। थर्ड पार्ट हमारे पास आता है केमिकल नेचर ऑफ रिएक्टेंट। अलग अलग रिएक्टेंट्स का केमिकल नेचर अलग अलग होता है। डिफरेंट रिएक्टिंग स्पीसीज, नंबर ऑफ बॉन्ड्स ब्रोकन एंड देयर बॉन्ड एनर्जी आर डिफरेंट। फॉर एग्जाम्पल, नाइट्रोजन की अगर हम बात करें, हैव द ट्रिपल बॉन्ड, बट ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स हैव द डबल बॉन्ड एंड फ्लोरीन मॉलिक्यूल्स हैव द सिंगल बॉन्ड। अगर हम इनके अंदर रेट ऑफ रिएक्शंस की बात करें, तो ट्रिपल बॉन्ड ब्रेक होने में या फॉर्मेशन होने में टाइम ज्यादा लेगा। तो कहता है फॉर डिफरेंट रिएक्टिंग स्पीसीज, नंबर ऑफ बॉन्ड्स ब्रोकन एंड बॉन्ड एनर्जी आर डिफरेंट, देयरफॉर रिक्वायरमेंट ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी इज आल्सो डिफरेंट। एक्टिवेशन मतलब ये पार्टिकल जब किसी से रिएक्ट करता है तो उसको मिनिमम एनर्जी चाहिए, एंड दैट एनर्जी इज कॉल्ड एक्टिवेशन एनर्जी। ये शब्द हमारे पास अभी नया आया है, एक्टिवेशन एनर्जी। तो एक्टिवेशन एनर्जी को अगर कहें तो मिनिमम एनर्जी, मिनिमम एनर्जी टू एक्टिवेट, टू एक्टिवेट रिएक्टेंट टू रिएक्ट। रिएक्टेंट को रिएक्ट करने के लिए जो एनर्जी चाहिए वो हमारे पास एक्टिवेशन एनर्जी है। या फिर दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि जब कोई पार्टिकल रेस्ट फॉर्म में होता है तो इसके पास कुछ एनर्जी होती है, उस एनर्जी को हम बोलते हैं थ्रेश होल्ड एनर्जी। क्या बोलते हैं उसको, थ्रेश होल्ड एनर्जी। तो हम दूसरी डेफिनेशन दे सकते हैं, एनर्जी विच ओवरकम, विच ओवरकम थ्रेश होल्ड एनर्जी। थ्रेश होल्ड एनर्जी, जो एनर्जी थ्रेश होल्ड एनर्जी को ओवरकम कर दे उसको हम क्या बोलेंगे, एक्टिवेशन एनर्जी कहेंगे हम। तो इस तरह से हम बता सकते हैं कि रिक्वायरमेंट ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी, अगर मान लो किसी को एक्टिवेट होने के लिए कम एनर्जी है, तो इसका मतलब है उसका रेट ऑफ रिएक्शन फास्ट होगा। तो नाउ रिएक्शन हैविंग लेस वैल्यू ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी विल टेक प्लेस एट फास्ट रेट। जितनी कम एनर्जी चाहिए उतनी जल्दी क्या करेगा वो, फास्ट रेट ऑफ रिएक्शंस को करेगा। तो ये हमारे पास तीन फैक्टर्स थे जिसके बारे में हमने स्टडी किया है यहाँ। आप लोगों को ये कंसेप्ट आई थिंक क्लियर हो गया होगा। हमने जो पीछे अभी कंसेप्ट जाना है उसके अंदर हमने क्या क्या देखा, हमने फर्स्ट देखा है नेचर ऑफ रिएक्टेंट। ये टॉपिक हम लेके चले, नेचर ऑफ रिएक्टेंट। पहला लेके चले नेचर ऑफ रिएक्टेंट, और इसके अंदर हमने पहला पॉइंट देखा है फिजिकल स्टेट। और फिजिकल स्टेट में आप लोगों ने गैस, फिर लिक्विड, फिर सॉलिड। सेकंड हम लेके चले पार्टिकल साइज, पार्टिकल साइज जो कि कंसेप्ट आपके स्क्रीन के ऊपर है। और थर्ड जो पार्ट हम अभी लेके चले थे इसके अंदर, वो लेके चले थे हम केमिकल का, केमिकल नेचर कैसा होता है। ये देखो थर्ड स्क्रीन के ऊपर आपको नजर भी आ रहा होगा कि थर्ड पार्ट हमारे पास क्या था, केमिकल नेचर ऑफ रिएक्टेंट, केमिकल नेचर ऑफ रिएक्टेंट।
ये थ्री फैक्टर्स हैं जो कि नेचर ऑफ रिएक्टेंट के व्याप पे रेट ऑफ रिएक्शंस को अफेक्टेड करते हैं। आई होप कि फर्स्ट फैक्टर आपको क्लियर हो गया हो। चलिए नेक्स्ट फैक्टर के ऊपर हम चलते हैं, और नेक्स्ट फैक्टर हमारे पास क्या कहता है ये देखिए। नेक्स्ट फैक्टर कहता है कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। तो कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट को अगर हम देखें ध्यान से, तो आप लोग देखेंगे कि हमारे पास सेकंड फैक्टर हमारे पास है कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। यहाँ जो पार्टिकल्स हैं वो लो कंसंट्रेशन, मतलब एक फिक्स एरिया के अंदर नंबर ऑफ पार्टिकल्स क्या है, लेस है। नंबर ऑफ पार्टिकल्स आर लेस, कम संख्या के अंदर है। लेकिन यहाँ देखें हम, इसके अंदर देखें तो देखो नंबर ऑफ पार्टिकल्स जो हैं वो क्या है, एज कंपेयर टू ए नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन बी आर मोर। तो यहाँ क्या है, मोर नंबर ऑफ पार्टिकल्स, मोर नंबर ऑफ पार्टिकल्स। अगर पार्टिकल्स ज्यादा होंगे तो उनके अंदर एक फैक्टर काम करेगा, क्या करेगा, रेट ऑफ कोलिजन। रेट ऑफ कोलिजन इज मोर। आपस में जो इनके टकराने की जो दर होगी वो क्या होगी, ज्यादा होगी। और जहां रेट ऑफ कोलिजन ज्यादा होता है वहां रेट ऑफ रिएक्शन भी क्या होता है, ज्यादा होता है। तो रेट ऑफ रिएक्शन इज आल्सो मोर। इस वजह से इसके कंपैरिजन में इसके अंदर रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है, ज्यादा होता है। तो कंसंट्रेशन में क्या लिखा हमने कि रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। कहता है कि अगर तुमने कंसंट्रेशन बढ़ाई, जैसे ए के कंपैरिजन में बी में हमने कंसंट्रेशन इंक्रीज की है, तो इसलिए बी के अंदर रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा, ज्यादा होगा, मोर होगा। आई होप ये कंसेप्ट आपको क्लियर रहा होगा। तो यही कंसेप्ट जो आप लोगों ने समझा है, तो उसी की स्टेटमेंट है नीचे कि केमिकल रिएक्शंस अकर ड्यू टू द कोलिजन among the reactant molecules, hence greater the number of these molecules, जितने ज्यादा नंबर ऑफ मोलिकुल्स ज्यादा होंगे इन ए यूनिट वॉल्यूम, कोई एक फिक्स वॉल्यूम है उसके अंदर नंबर ऑफ मोलिकुल्स अगर ज्यादा होंगे, तो ग्रेटर विल बी द प्रोबेबिलिटी ऑफ देयर कोलिजन्स, तो उनकी कोलिजन्स की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, ज्यादा होगी। और हायर विल बी द रेट ऑफ रिएक्शंस, तो रेट ऑफ रिएक्शंस जो है उसके अंदर ज्यादा होगा। तो आई होप कि ये सेकंड फैक्टर आपको अच्छी तरह से क्लियर हो गया होगा। चलिए नेक्स्ट फैक्टर के ऊपर चलते हैं हम। थोड़ा सा इस पहले फैक्टर के अंदर थोड़ा सा एक पॉइंट है जिसको हम एडअप कर लेते हैं, और ये पॉइंट एक एग्जांपल के साथ भी एडअप हो जाता है। आप लोगों को ये पॉइंट नोट रखना होगा, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि एक्सेप्ट जीरो ऑर्डर रिएक्शंस, मतलब जीरो ऑर्डर रिएक्शंस को छोड़ के बाकी जितने रिएक्शंस होंगी वो सभी कंसंट्रेशन पे डिपेंड करती हैं। लेकिन ये ध्यान रखना आप कि जीरो ऑर्डर रिएक्शन कभी भी कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करती। तो नॉट डिपेंड ऑन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। ये पॉइंट ध्यान रखेंगे आप, काफी बार ये काम आने वाला, क्यों नहीं होता, ये जैसे हम जीरो ऑर्डर रिएक्शन पढ़ेंगे वहां ये फैक्टर हमारा क्लियर हो जाएगा। और जो अभी हमने पढ़ा, कंसंट्रेशन का फैक्टर पढ़ा, उसका एक एग्जाम्पल है, ये काफी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, एंड वी हैव टेक दिस एग्जाम्पल इन 10th क्लास। आई थिंक यू हैव स्टडी इट, व्हेन वी पुट द hydrochloric acid, dilute hydrochloric acid in zinc granules. We are taking the zinc granules and put the hydrochloric acid. Then a gas is liberated that is called hydrogen gas. And when candle come in contact with this hydrogen gas, a puff sound is created. ये आप लोगों ने 10th में पढ़ा था। लेकिन कहता है जब हम डाइल्यूट HCl ऐड करते हैं, व्हेन वी एडेड द डाइल्यूट HCl, द केमिकल रिएक्शन टेक प्लेस स्लोली एंड लिबरेटिंग हाइड्रोजन गैस, बहुत धीरे धीरे रिएक्शंस होती है। नाउ व्हेन द सेम रिएक्शन इज रैपिड बाय टेकिंग कंसंट्रेटेड HCl, देखो हमने कहा था कंसंट्रेटेड, मतलब हमने कंसंट्रेशन बढ़ा दिए। अब यहाँ शब्द जो है डाइल्यूट HCl और कंसंट्रेटेड HCl, देयर आर द टू वर्ड्स। डाइल्यूट HCl क्या होता है कि जो कंसंट्रेटेड HCl जो होती है हमारे पास, आप लोगों ने लैब में भी क्या होगा, इसके अंदर अगर हम वाटर ऐड कर देते हैं देन ये डाइल्यूट HCl में कन्वर्ट हो जाती है। तो जब वाटर ऐड करते हैं तो उसकी कंसंट्रेशन क्या होती है, कम हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है।
तो कहता है कि डाइल्यूट HCl जब इसकी कंसंट्रेशन लो थी, डाइल्यूट HCl मीन्स क्या है कि लो कंसंट्रेशन थी, लो कंसंट्रेशन ऑफ HCl थी, उस टाइम पे हाइड्रोजन धीरे लिबरेट हो रही थी। लेकिन जब हमने कंसंट्रेटेड HCl लिया, इट मीन्स इसकी कंसंट्रेशन क्या है, हाई कंसंट्रेशन ऑफ HCl है, उस टाइम पे रैपिड हाइड्रोजन लिबरेट होती है, फास्ट लिबरेटिंग होती। तो अभी हमारे पास वही कंसेप्ट था कि अगर हम कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इंक्रीज कर देते हैं, देन रेट ऑफ रिएक्शन बिकम्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो कंसंट्रेशन इंक्रीज करोगे तो रेट ऑफ रिएक्शन भी बढ़ेगा। तो ये फैक्टर आपको आई थिंक क्लियर होगा। फर्स्ट हमने लिया था नेचर ऑफ रिएक्टेंट, सेकंड हमने लिया है कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। तो दो फैक्टर हम स्टडी कर चुके हैं। तो लेट्स स्टार्ट थर्ड फैक्टर के ऊपर अब हम आते हैं। तो थर्ड फैक्टर हमें क्या कहता है, ये देखो। थर्ड फैक्टर हमें कहता है प्रेशर के बारे में। तीसरा फैक्टर हमारा प्रेशर था, और प्रेशर वाले इसको हम डायग्राम से ही इस पॉइंट को अच्छी तरह से समझ पा रहे होंगे। थर्ड फैक्टर हमारे पास आता है प्रेशर, इंपॉर्टेंट है। अब आप देख पा रहे हैं इसके अंदर कि जो पार्टिकल्स हैं, यहाँ देखो, इसकी एक तो सबसे पहले हम देख पा रहे हैं वॉल्यूम। तो ये इसकी वॉल्यूम जो है वो मोर है, और वॉल्यूम मोर है। उसके बाद हमने क्या किया, प्रेशर इंक्रीज किया है। तो जब जैसे हमने प्रेशर इंक्रीज किया तो वॉल्यूम क्या होगी हमारे पास, लेस होगी। वॉल्यूम क्या होगी, लेस। और नंबर ऑफ पार्टिकल्स के बीच की जो इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस है वो क्या होगी, डिक्रीज। और पहले भी हमने पढ़ा था कि ये पार्टिकल्स अभी दूर दूर हैं, सो रेट ऑफ कोलिजन जो है यहाँ क्या है, लेस है। रेट ऑफ कोलिजन क्या है यहाँ, लेस है। व्हेन द इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस डिक्रीज, देन रेट ऑफ कोलिजन बिटवीन पार्टिकल्स इंक्रीज। कोलिजन इंक्रीज, तो रेट ऑफ कोलिजन क्या हो जाता है इसके अंदर, बढ़ जाता है। अब रेट ऑफ कोलिजन बढ़ेगा तो सीधा सा कंसेप्ट है कि हमारे पास रेट ऑफ रिएक्शन भी क्या होगा, इंक्रीज होगा। तो कंसेप्ट ये था हमारे पास कि इफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑन रेट ऑफ रिएक्शन। रेट ऑफ रिएक्शंस की बात करें तो नेग्लिजिबल होता है किसके अंदर, रिएक्टेंट अगर सॉलिड और लिक्विड है उसके ऊपर कोई ज्यादा इफेक्ट नहीं पड़ता। बट इफ रिएक्टेंट आर इन गैसियस स्टेट, रिएक्टेंट अगर गैसियस स्टेट के अंदर है, देन रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज। क्यों इंक्रीज हो जाता है, ऑन इंक्रीज इन प्रेशर, बिकॉज नंबर ऑफ इफेक्टिव कोलिजन इंक्रीज। तो ये पार्टिकल्स जो आपस में टकरा रहे हैं, इनका जो कोलिजन है वो बढ़ जाता है, और इस वजह से हमारे पास रेट ऑफ रिएक्शंस भी बढ़ जाता है। आई थिंक ये कंसेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए नेक्स्ट कंसेप्ट पे आते हैं हम, टेम्परेचर। टेम्परेचर के बारे में आप लोगों ने काफी बार पढ़ा होगा कि भाई हम टेम्परेचर अगर हम इंक्रीज करते हैं किसी का भी, नेक्स्ट फैक्टर फैक्टर ये वेरी इंपॉर्टेंट है कि हम टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ेगा। क्यों, क्योंकि टेम्परेचर जैसे हम बढ़ाते हैं, ये हमारे पास कोई कंटेनर है और उसके अंदर ये पार्टिकल्स हैं। अब इसका 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है, लेकिन जैसे इसको हम लें, अदर फैक्टर में लें, ये हमारे पास कंटेनर है, ये पार्टिकल्स हैं, हमने क्या किया इसको फॉर एग्जांपल 50 डिग्री सेल्सियस कर दिया। तो ये जो पार्टिकल्स हैं, ये जो आप पार्टिकल्स देख रहे हो, ये आपस में क्या करेंगे, टकराने लग जाएंगे। क्यों, क्योंकि टेम्परेचर इंक्रीज करने पर काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, इंक्रीज होती है। और काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होती है तो रेट ऑफ कोलिजन बढ़ जाता है, और रेट ऑफ कोलिजन अगर बढ़ेगा तो रेट ऑफ रिएक्शंस इंक्रीज हो जाता है। यही पॉइंट यहाँ एक्सप्लेन किया है। तो व्हेन टेम्परेचर इंक्रीज, kinetic energy of molecules increase, number of activated molecules increase, thus the rate of reactions increase। तो टेम्परेचर के साथ अगर हम समरी निकालें तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है रेट ऑफ रिएक्शंस का। टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो रेट ऑफ रिएक्शंस जो है वो डेफिनेटली क्या होगा, बढ़ेगा, इंक्रीज होगा। अब हम देखते हैं कि टेम्परेचर का रेट कांस्टेंट के ऊपर क्या फर्क पड़ता है। अभी हम नेक्स्ट लेक्चर जो पढ़ेंगे जिसमें हम ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस रेट कांस्टेंट पढ़ेंगे, क्योंकि ये कंसेप्ट इसलिए लेना पड़ा यहाँ क्योंकि इसके ऊपर काफी क्वेश्चंस बनते हैं हमारे कंपटीशन के अंदर, नीट के अंदर क्वेश्चंस आए हुए हैं। तो रेट कांस्टेंट और टेम्परेचर में क्या रिलेशनशिप है, तो इसको समझने के लिए हमने थोड़ा सा
कंसेप्ट के ऊपर आएंगे हम। एक जनरल कंसेप्ट होता है, और वो जनरल कंसेप्ट क्या है कि जनरल कंसेप्ट है ये कि इट इज फाउंड दैट एवरी 10 डिग्री राइज इन टेम्परेचर, 10 डिग्री अगर टेम्परेचर बढ़ा देते हैं, देन रेट ऑफ रिएक्शंस बिकम 2 और 3 टाइम्स। तो किसी भी रिएक्शंस का रेट 2 से 3 गुना बढ़ जाता है। इस कंसेप्ट को समझने के लिए हम थोड़ा सा इसको लेके चलते हैं, टेम्परेचर कोफिशिएंट। टेम्परेचर कोफिशिएंट क्या कहता है? इट इज डिफाइंड एज रेशियो ऑफ rate constant of reaction at two different temperature will be the differ by 10 डिग्री सेल्सियस। ये रिलेशन है, वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशन है कि जो टेम्परेचर कोफिशिएंट है उसकी डेफिनेशन के अकॉर्डिंग, अगर हम रेट कांस्टेंट फर्स्ट लिया जिसका टेम्परेचर टी है, और सेकंड रेट कांस्टेंट लेते हैं, तो सेकंड की वैल्यू फर्स्ट के कंपैरिजन में 10 डिग्री सेल्सियस बढ़ जाती है, 10 डिग्री का डिफरेंस होता है। और जब ऐसी कंडीशन लेते हैं, उस कंडीशन में हमारे पास रेट 2 और 3 टाइम्स बढ़ जाता है। या हम इस तरह लिख सकते हैं कि दो रिएक्शन है, पहले का रेट रेट R1 है, R2 है, इसका टेम्परेचर K1 है, K2 है, तो हमारे पास ये टेम्परेचर कोफिशिएंट के साथ रिलेशन आती है। पहला पॉइंट क्लियर। अभी इस पे प्रॉब्लम करेंगे हम। नेक्स्ट पॉइंट ध्यान से देखें। इफ टेम्परेचर ऑफ रिएक्शन इज नॉट स्पेसिफाई, देन कंसिडर 25 डिग्री सेल्सियस। अगर कहीं टेम्परेचर नहीं दे रखा है तो हम उस केस में 25 डिग्री सेल्सियस मान के चले। और इफ टेम्परेचर कोफिशिएंट इज नॉट गिवन, कंसिडर इट एज ए मिनिमम 2। अगर कहीं मान लो टेम्परेचर कोफिशिएंट नहीं दे रखा है, तो उस कंडीशन में इसकी वैल्यू हम कितनी लेके चल सकते हैं? 2। और ये हमारे पास होगा डेल टी अपॉन 10। इस तरह से लेके चलेंगे। टेम्परेचर नहीं दे रखा है तो उस कंडीशन में टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस, और टेम्परेचर कोफिशिएंट नहीं है तो उस कंडीशन में हम कितनी वैल्यू लेके चलेंगे? 2। तो ये कंसेप्ट हम ध्यान रखेंगे। तो अभी जो मैं प्रॉब्लम्स आपसे डिस्कस करूंगा, तो वो आसानी से आप उनको समझ पाएंगे या सोल्व कर पाएंगे। तो चलिए एक प्रॉब्लम लेके चलते हैं हम। प्रॉब्लम हमें क्या कहती है? इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम्स हैं ये, तो हम ध्यान से देखेंगे इसको कि इफ टेम्परेचर ऑफ ए रिएक्शन इज इंक्रीज T1 to T2। कहता है दो टेम्परेचर लिए हमने, फर्स्ट टेम्परेचर हमने T1 लिया है, सेकंड टेम्परेचर T2 लिया है, देन रेट ऑफ रिएक्शन बिकम। तो बताइए रेट ऑफ रिएक्शंस क्या होगा? तो अभी हमने जो कंसेप्ट पढ़ा था, सेम उस कंसेप्ट को अगर हम यहाँ इम्प्लीमेंट करें, तो हमारे पास आई थिंक ये जवाब मिल जाएगा। क्या पढ़ा था हमने कि जो टेम्परेचर कोफिशिएंट है, अभी हमने टेम्परेचर कोफिशिएंट के बारे में पढ़ा था, और वहां लिखा था डेल टी डिवाइडेड बाई 10। तो डेल टी का मतलब T2 - T1 हो गया, 10 से हमने डिवाइडेड कर दिया, तो हमारे पास ये कंडीशंस आ गई। क्लियर? और रेट की फॉर्म में अगर हम लिख रहे थे, तो आप लोगों को ध्यान होगा पीछे जो मैंने प्रॉब्लम्स करवाई थी, अगर हम थोड़ा सा पीछे जाएं तो देखो R1 R2 अपॉन R1, K2 अपॉन K1, और ये कंडीशंस हमारी उसके साथ कोरिलेटेड है। तो ये कंसेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा। तो इस कंडीशन में R1 न्यू, R2 ओल्ड, ये हमने रखा, और इसके साथ हम रिलेशन रखें, तो यहाँ हम ये रिलेशन हमारे पास आएगी। तो आई थिंक ये कंसेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चंस के ऊपर चलते हैं, नेक्स्ट प्रॉब्लम के ऊपर चल के चलते हैं हम। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या पूछा गया है, ये देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे ये पूछा गया है, इंपॉर्टेंट है ये प्रॉब्लम भी। इफ टेम्परेचर ऑफ ए रिएक्शन इंक्रीज फ्रॉम 10 डिग्री सेल्सियस टू 90 डिग्री सेल्सियस, 10 से 90 डिग्री सेल्सियस, देन हाउ मेनी टाइम्स रेट ऑफ रिएक्शन बिकम्स। हमसे पूछा है कि रेट ऑफ रिएक्शंस के ऊपर क्या फर्क पड़ेगा, कितना बढ़ जाएगा। मतलब न्यू रेट की बात कर रहा है, ओल्ड रेट के कंपैरिजन में कितना रेट हमारा पास जो है वो इंक्रीज हो जाएगा। तो चलिए इसका सॉल्यूशन देखते हैं हम। इसका है 2 टू द पावर 8। अब देखो सिंपल सा कंसेप्ट हमारे पास था। अब हमारे पास जो कंसेप्ट है वो ये है कि अगर इसको अगर आप फाइंड आउट करते हो, या ये कहो आप कि हमारे पास आर जो रेट है, न्यू रेट है अपॉन ओल्ड जो रेट हमारे पास है, इज इक्वल टू टेम्परेचर कोफिशिएंट हमारे पास होता है, और वो हम लिखते हैं डेल टी अपॉन 10। ये कंसेप्ट लेके चलते हैं। हमसे नए रेट की पूछी कि नया रेट कितना टाइम बढ़ जाएगा।
तो न्यू रेट की बात करें तो हमारे पास आएगा ओल्ड रेट इनटू टेम्परेचर कोफिशिएंट और डेल टी अपॉन 10। इसको देखें हम तो हमारे पास क्या आएगा, डेल टी का मतलब है T2 माइनस T1 अपॉन 10। अब ये देखो T2 की वैल्यू कितनी है, ये T2 तो 90 डिग्री सेल्सियस होगा, T1 कितना लेके चले थे हम 10, तो 90 माइनस 10, तो हमारे पास क्या आएगा, ये अभी इसी क्वेश्चंस को हम थोड़ा सा आगे करते हैं, यहाँ कर लेते हैं। आर न्यू इजिकल टू आर ओल्ड इंटू जो टेम्परेचर है वो 90 माइनस 10 अपॉन 10, तो हमारे पास आएगा आर ओल्ड इंटू, और ये 80 अपॉन 10, तो ये कट जाएगा इससे, और हमारे पास आएगा आर ओल्ड इंटू टेम्परेचर कोफिशिएंट 8। और मैंने एक बताया था आपको कि अगर हमारे पास कोफिशिएंट नहीं दे रखा है तो उस केस में कोफिशिएंट की वैल्यू हम कितनी कंसिडर कर लेते हैं, 2 कंसिडर कर लेते हैं। तो हमारे पास आर ओल्ड इंटू 2 द पावर 8। तो देखो हमसे पूछा है कि आर न्यू जो बनेगा उसके रेट के ऊपर क्या फर्क पड़ेगा, तो ओल्ड के कंपैरिजन में वो कितना बढ़ रहा है, 2 द पावर 8 टाइम्स बढ़ रहा है। आई होप कि ये कंसेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। ऐसे क्वेश्चंस हमसे पूछे जा सकते हैं रेट ऑफ रिएक्शंस के बारे में कि भाई टेम्परेचर इतने जितने बढ़ा है तो बताइए रेट ऑफ रिएक्शंस के ऊपर क्या फर्क पड़ा होगा। टेम्परेचर कोफिशिएंट का फैक्टर लेके हम इस पॉइंट को समझा सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम के ऊपर चलते हैं हम। ये एक प्रॉब्लम आपको दे रखी है और काफी इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है जो हमने पीछे किया था उससे भी, कि रिएक्शन इज कैरिड आउट एट 10 डिग्री सेल्सियस। मतलब जो टेम्परेचर T1 दे दिया वो हमें 10 डिग्री दे दिया। इफ टेम्परेचर इज इंक्रीज बाई 50 डिग्री सेल्सियस, तो T2 हमें 50 दे दिया, देन हाउ मेनी टाइम्स रेट ऑफ रिएक्शन विल बिकम। तो इसका सॉल्यूशन जो हमने पीछे किया था सेम उसी फॉर्मूले से हम इसका सॉल्यूशन कर सकते हैं जैसे हमने पीछे किया हुआ है कि रेट ओल्ड रेट और न्यू रेट के अंदर हमारा क्या डिफरेंस आएगा। तो देखो आंसर हमारे पास 32 टाइम्स आ रहा है, तो चलिए आंसर निकालते हैं 32 टाइम्स कैसे आया। तो नाउ हमें पता है कि न्यू रेट अपॉन ओल्ड रेट इज इक्वल टू टेम्परेचर कोफिशिएंट डेल टी बाई 10। ये फॉर्मूला लेके चले थे हम। न्यू रेट की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है, तो ओल्ड रेट इंटू टेम्परेचर कोफिशिएंट और डेल टी, क्योंकि T1 हमारे पास कितना है 10 डिग्री सेल्सियस है और T2 कितना है हमारे पास 50 डिग्री सेल्सियस है। ओके, तो हम डेल टी को क्या लिख सकते हैं, T2 माइनस T1 अपॉन क्या आएगा 10। तो रेट ओल्ड जो है हमारे पास और कोफिशिएंट जो होता है वो हमें पता है, नहीं दिया हो तो 2 रख लेते हैं, तो ये होगा 2 द पावर, और हमारे पास क्या आएगा 50 माइनस 10 डिवाइडेड बाई 10। तो ये हमारे पास आएगा रूट ओल्ड और 2, और ये आएगा 40 अपॉन 10, और 2 द पावर क्या आएगा 4। 2 द पावर 4 का मतलब ये दो 4 बार होंगे, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16। हमने कहीं गड़बड़ की है मेरे ख्याल से। 2 द पावर टेम्परेचर 50, 16 टाइम्स हमारे पास आ रहा है रेट ऑफ रिएक्शंस, तो ये 32 टाइम्स नहीं होगा। 16 टाइम्स आएगा, 32 टाइम्स से हमारे पास क्या आएगा, 16 टाइम्स आंसर हमारे पास आएगा इसका। तो इस तरह से हम इसकी वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। ठीक है, रिएक्शन कैरिड आउट 10 डिग्री सेल्सियस, टेम्परेचर इंक्रीज बाय द 50 डिग्री सेल्सियस, देन हाउ मेनी टाइम्स द रेट ऑफ रिएक्शन विल अफेक्टेड। तो हमारे पास 16 टाइम्स आएगा 32 की जगह, तो ये पॉइंट हम इसके अंदर ध्यान रखेंगे, तो 16 टाइम्स हमारे पास आंसर आएगा इसका। चलिए नेक्स्ट फैक्टर को लेके चलते हैं, हम नेक्स्ट प्रॉब्लम को लेके चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है कि दूसरा फैक्टर हमारा किस पे काम करता है, अर्नियस इक्वेशन पे। तो ये टॉपिक है टेम्परेचर का रेट कांस्टेंट पे क्या फर्क पड़ता है, तो इसको हम अगले पार्ट में देखेंगे, लास्ट में हम टॉपिक लेके चलेंगे, अलग कंसेप्ट है ये। अगले फैक्टर के ऊपर आते हैं, प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इसके ऊपर बहुत सारे प्रॉब्लम्स जो हैं वो हमारे पास आती हैं पेपर के अंदर, वेरी इंपॉर्टेंट है प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट। कैटलिस्ट कुछ भी नहीं करता है,
कैटालिस्ट सिर्फ क्या करता है, जो हमारे पास एक्टिवेशन एनर्जी होती है उस एक्टिवेशन एनर्जी को सिर्फ डिक्रीज करता है। और एक्टिवेशन एनर्जी किसी मॉलिक्यूल्स की जितनी कम होती है, तो एक्टिवेशन एनर्जी से अगर हम रिलेशन निकालें तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है रेट ऑफ रिएक्शन। जितनी ज्यादा एक्टिवेशन एनर्जी कम होगी, रेट ऑफ रिएक्शन ज्यादा होगी। तो कैटलिस्ट क्या करते हैं कि एक्टिवेशन एनर्जी डिक्रीज करते हैं, और इस वजह से रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज होता है। एक कॉमन ग्राफ है, इस ग्राफ से हम इस पॉइंट को समझते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट ग्राफ है। हमने पोटेंशियल एनर्जी और रिएक्शन कोऑर्डिनेट के बीच में ग्राफ प्लॉट किया, तो हमने देखा कि एक रिएक्टेंट हमने लिया और उससे प्रोडक्ट की फॉर्मेशन हुई। तो उस टाइम पे जो हमने ग्राफ लिया उसमें देखा कि मान लीजिए हमने रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनाया, तो वो रिएक्शन लिया हमने विदाउट कैटालिटिक पाथ, कैटलाइज्ड पाथ, मतलब हमने कैटलिस्ट ऐड ही नहीं किया। तो विदाउट कैटलिस्ट अगर हम कोई रिएक्शन करते हैं तो उसकी ग्राफिकल लाइन कुछ इस तरह से आती है, और उसकी एक्टिवेशन एनर्जी यहाँ से यहाँ तक अगर हम निकालें, पोटेंशियल एनर्जी है, तो उसकी एक्टिवेशन एनर्जी होगी EA1। अब हमने सेकेंड टाइम पे रिएक्टेंट लिया और उससे किया, अब की बार हमने क्या किया कि जो कैटलिस्ट था वो ऐड किया। तो जब हम कैटलिस्ट ऐड कर रहे हैं तो उस टाइम पे जो हमारे पास एनर्जी आई वो आई EA2, और ये हमारे पास कितनी आई थी, EA1। तो देखो हुआ क्या, कैटलिस्ट डालने से सिर्फ क्या डिक्रीज हुई, एक्टिवेशन एनर्जी डिक्रीज हुई। विदाउट कैटलिस्ट लेते हो तो एक्टिवेशन एनर्जी इतनी चाहिए, कैटलिस्ट डालते हैं तो एक्टिवेशन एनर्जी इतनी होती है। तो कैटलिस्ट सिर्फ क्या करते हैं, डिक्रीज द एक्टिवेशन एनर्जी, और एक्टिवेशन एनर्जी और रेट ऑफ रिएक्शन इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो हमें ध्यान रखना है। एक इसके ऊपर ये ग्राफ जो है, इसके ऊपर क्वेश्चन बोर्ड के अंदर पूछा हुआ है, ग्राफ भी पूछ लेते हैं, तो ये इंपॉर्टेंट है, तो ग्राफ को हम जरूर ध्यान रखें। ये जो पैराग्राफ है एनसीईआरटी बेस्ड पैराग्राफ है, और इसके अंदर से बहुत सारे पॉइंट्स हमारे पास आते हैं, जैसे A small amount of catalyst can catalyze large amount of reactant। ये हमें पता है कि कैटलिस्ट की थोड़ी सी अमाउंट, दूध से दही बनाते हैं तो जामुन बिल्कुल थोड़ा सा लगाते हैं, और कई लीटर मिल्क जो है वो कर्ड में कन्वर्ट हो जाता है। तो एक पहली प्रॉपर्टी कैटलिस्ट की यही होती है कि कैटलिस्ट ऑलवेज रिक्वायर्ड इन स्मॉल अमाउंट। सेकेंड पॉइंट, कैटलिस्ट डज नॉट एल्टर गिव्स एनर्जी। कई बार क्वेश्चन आता है कि क्या कैटलिस्ट डेल जी के ऊपर फर्क पड़ता है, तो गिव्स एनर्जी के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता। किसी भी रिएक्शन, इसकी गिव्स एनर्जी के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता इसका। इट कैटलाइज द स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस बट डज नॉट कैटलाइज द नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। गिव्स एनर्जी को चेंज नहीं करता। हाँ, डेल जी अगर पॉजिटिव है और डेल जी अगर नेगेटिव है, तो नेगेटिव जो होती है, वो नेगेटिव रिएक्शंस कौन सी होती हैं, जो स्पॉन्टेनियस होती हैं, स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होती है। और डेल जी अगर पॉजिटिव है तो कौन सी रिएक्शंस होती हैं, नॉन स्पॉन्टेनियस। तो देखो यहाँ अगला स्टेप क्या कर रखा है, इट कैटालाइज द स्पॉन्टेनियस रिएक्शन, मतलब जो स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस होती हैं उनके अंदर तो कैटलिस्ट काम करते हैं, कैटलिस्ट कैन वर्क। हाँ, ये हमसे क्वेश्चन अगर चेंज कर दे, ये कहे कि व्हाट इज इफेक्ट ऑन डेल जी इफ नेगेटिव, डेल जी अगर नेगेटिव है तो क्या इफेक्ट पड़ेगा, अगर सिर्फ डेल जी की बात करें तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। लेकिन कहता है अगर डेल जी नेगेटिव है तो, डेल जी नेगेटिव है तो कैटलिस्ट क्या करते हैं, रिएक्शंस पे काम करेंगे, कैटलाइज करेंगे। अगर डेल जी पॉजिटिव है, डेल जी क्या है, पॉजिटिव है, तो देखो नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस का अगला कहता है बट डज नॉट कैटालाइज द नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। अगर डेल जी अगर हमारे पास पॉजिटिव है, नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है, उस कंडीशन के अंदर ये वर्क नहीं करेंगे, नॉट कैटालाइज, रिएक्शन के अंदर कोई काम नहीं करेंगे। तो ये पॉइंट हमें ध्यान रखना होगा, पॉजिटिव और नेगेटिव के ऊपर कैटलिस्ट का अलग अलग फर्क पड़ता है। इट इज ऑल्सो फाउंड दैट ए कैटलिस्ट डज नॉट चेंज द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। अब किसी भी रिएक्शंस का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के सी हो सकता है हमारे पास, तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो है उसके ऊपर भी कैटलिस्ट का कभी कोई फर्क नहीं पड़ता है। बट ए रिएक्शन रेदर इट हेल्प इन अटेनिंग द इक्विलिब्रियम फास्ट, लेकिन इक्विलिब्रियम को फास्ट अटेन करने में हेल्प करते हैं। इक्विलिब्रियम पे कोई फर्क, कांस्टेंट पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन अगर रिएक्शंस का इक्विलिब्रियम है तो वो जल्दी अचीव हो जाएगा अगर हमने कैटलिस्ट यूज किया। आई थिंक ये कुछ कॉमन पॉइंट्स हैं जिनको हम बहुत अच्छे तरीके से कर ले, यहाँ से हमारे पास कंपटीशन में भी क्वेश्चन बनता है और बोर्ड के अंदर भी क्वेश्चन बनता है, तो इन दोनों फैक्टर्स को हम ध्यान से
समझ सकते हैं। चलिए अगले फैक्टर के ऊपर आते हैं हम। लास्ट फैक्टर हमारे पास है एक्सपोजर टू रेडिएशंस। तो रेडिएशंस जो है उसके ऊपर एक्सपोज हम करते हैं तो क्या फर्क पड़ता है रेडिएशंस का। तो चलिए, लाइट, कुछ रिएक्शंस ऐसी होती हैं जो लाइट की प्रेजेंस में आते ही रिएक्शन करना स्टार्ट कर देती है, तो उन रिएक्शंस का रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ जाता है। तो रेट ऑफ सम रिएक्शंस आल्सो इंक्रीज व्हेन रिएक्शन आर कैरिड आउट इन प्रेजेंस ऑफ रेडिएशंस। ओनली फोटोकेमिकल रिएक्शंस होती हैं जो ऐसा करती हैं, तो उनका रेट बढ़ जाता है, बाकी उसके अलावा कोई रिएक्शंस उसका नहीं बढ़ता। जैसे एग्जांपल के तौर पे अगर हम लें HCl की फॉर्मेशन की बात करें, तो हाइड्रोजन और क्लोरीन अगर रिएक्ट करें और वो दोनों HCl बनाती हैं, लेकिन अगर हमने इनको डार्क में रखा हुआ है तो ये वेरी स्लो रिएक्शंस होगी। लेकिन अगर इसी हाइड्रोजन और क्लोरीन को हम किसके प्रेजेंस में रख दें, लाइट के प्रेजेंस में रख दें, तो तुरंत जो है हमारे पास HCl बन जाता है, और वो HCl जो है एक्सप्लोजिव हो जाता है बहुत फास्ट। इतने फास्ट रिएक्शंस होती है कि वो एक एक्सप्लोजन के साथ रिएक्शंस होती है। तो देखो ये रिएक्शंस है, ये बताता है कि पहली रिएक्शन के अंदर देखा जाए तो रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो वेरी स्लो था, बहुत कम था। लेकिन दूसरी रिएक्शंस के अंदर देखा जाए तो उसके अंदर क्या होता है, रेट ऑफ रिएक्शंस क्या होता है, वेरी फास्ट होता है, बहुत ज्यादा फास्ट हो जाता है। तो आई थिंक इस तरह से हम बता सकते हैं रेट ऑफ रिएक्शंस का रेडिएशंस के ऊपर क्या फर्क पड़ता है। तो चलिए अब हम कुछ प्रॉब्लम्स लेके चलते हैं जो कि इस टॉपिक से बिलोंग है। तो हमारे पास एक क्वेश्चन दे रखा है, आपके पास स्क्रीन पे क्वेश्चन है, और उसमें हमसे पूछा है ए लार्ज इंक्रीज in the rate of reaction for a rise in temperature due to, कि टेम्परेचर के अंदर हम अगर इंक्रीज करते हैं तो रेट ऑफ रिएक्शन भी बढ़ जाता है। तो उससे कौन कौन से फैक्टर जो हैं वो वर्क करते हैं टेम्परेचर बढ़ाने से। तो देखो, इंक्रीज इन नंबर ऑफ कोलिजन्स, ये तो होता ही है। इंक्रीज इन नंबर ऑफ एक्टिवेटेड मॉलिक्यूल्स, लोअरिंग ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी, सॉर्टिंग ऑफ मीन फ्री पाथ। तो चलिए इसमें से करेक्ट जो आंसर हमारे पास है वो क्या है। एक्टिवेटेड मॉलिक्यूल्स जो हैं वो बढ़ जाते हैं। देखो नंबर ऑफ कोलिजन्स तो बढ़ते हैं, लेकिन वो नंबर ऑफ कोलिजन्स तभी बढ़ेंगे जब हमारे पास नंबर ऑफ एक्टिवेटेड मॉलिक्यूल्स इंक्रीज हो जाएंगे। तो एज द टेम्परेचर इंक्रीज, नंबर ऑफ कोलिजन इंक्रीज, number of activated molecules doing effective collision increasing and rate of reaction increasing। तो अकेला सिर्फ हम ऊपर वाला फैक्टर कंसीडर कर लें तो वो पूरा नहीं होगा, लेकिन दूसरा जो फैक्टर है उसके अंदर जब एक्टिवेटेड मॉलिक्यूल्स बढ़ते हैं तो उसमें नंबर ऑफ कोलिजन भी बढ़ जाता है। तो इसलिए जो सटीक आंसर होगा वो सेकेंड आएगा। अगर हम अगले क्वेश्चन की बात करें, उसमें बताइए कि रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज विद टेम्परेचर। रेट ऑफ रिएक्शन किस किस के अंदर बढ़ जाता है टेम्परेचर बढ़ाने के बाद। तो सारे के सारे किसी प्रकार की रिएक्शन हो, चाहे एक्सोथर्मिक हो, एंडोथर्मिक हो, जिस रिएक्शंस को हम प्रिडिक्ट भी नहीं कर सकते, अगर आपने टेम्परेचर बढ़ाया तो इफेक्टिव कोलिजन बढ़ेगा, और वो किसी प्रकार की रिएक्शंस हैं उन सभी का रेट ऑफ रिएक्शंस जो है वो बढ़ जाता है, इंक्रीज हो जाता है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है कि द रेट ऑफ रिएक्शन डज नॉट, रेट ऑफ रिएक्शंस हमारे पास करेगा डबल्स फॉर एवरी 10 डिग्री राइज इन टेम्परेचर। इफ द टेम्परेचर इंक्रीज 60 डिग्री, द रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज बाई। तो रेट ऑफ रिएक्शंस कितना हो जाएगा। तो चलिए हम, पीछे हमने एक कोर कंसेप्ट किया था और उसमें थोड़ा सा अब हमारे पास एक अंतर है, उसको हम ध्यान से देखेंगे, सॉल्यूशन करते हैं इसका। कि रेट न्यू और रेट क्या हो गया हमारे पास ओल्ड, और हमारे पास ये कोफिशिएंट हो गया, और यहाँ हमने डेल टी अपॉन 10। कहता है कि रेट 10 डिग्री राइज करने पर रेट ऑफ रिएक्शन डबल हो जाता है। तो नाउ जो ओल्ड रेट है वो 10 डिग्री बढ़ाओगे, मतलब जो T1 टेम्परेचर 10 डिग्री सेल्सियस है और 10 डिग्री सेल्सियस हमने बढ़ाया है राइज इन टेम्परेचर, एवरी 10 डिग्री राइज इन टेम्परेचर, इफ द टेम्परेचर इज इंक्रीज बाई 60 डिग्री, तो रेट ऑफ रिएक्शंस कितना हो जाएगा। तो टेम्परेचर अगर 60 डिग्री हो जाता है तो रेट ऑफ रिएक्शंस कितना हो जाता है, ये पॉइंट हमसे पूछा हुआ है। तो इसके अंदर अगर हम इसके पार्ट को लेके चलें इस रिएक्शंस के, तो थोड़ा सा 1 मिनट मैं
ये देखो हमें ये तो टू कंसिडर करना ही है। इंक्रीज बाई 60 डिग्री, मतलब जो डेल टी है वो ऑलरेडी 60 बोल दिया उसने। इफ द टेम्परेचर इंक्रीज बाई 60 डिग्री, यहाँ कंडीशन ये नहीं दे रखी ये T1 है और ये T2 है, ये कंडीशंस यहाँ नहीं दे रखी। ऑलरेडी इंक्रीज बोल रहा है कि 60 डिग्री है। अब हमारे पास जो R2/R1, तो हमारे पास ये टेम्परेचर है। तो हमारे पास जो वैल्यू है वो कितनी हो जाएगी भाई, न्यू रेट फाइंड आउट करना हमें। तो डेल टी अपॉन ये अपने पास कितना आ जाएगा, 60 आ जाएगा। और न्यू की पावर हमारे पास 2 है तो टू द पावर 6, और ये टू द पावर 6 लेके चलेंगे तो हमारे पास कितना आएगा, 64 आएगा। आई थिंक ये हमें क्लियर हो गया होगा। तो इसलिए 60, if the temperature increase by 60 degree, then the rate of reactions become 64। आई थिंक ये आपको कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। एक हमने न्यूमेरिकल्स किया था अभी पीछे, उसको हम दुरुस्त करेंगे इसके अंदर। आई थिंक ये थोड़ा सा एक न्यूमेरिकल हमारे पास पीछे आया था, उसको हम दुरुस्त करेंगे। यहाँ था अपने पास 32 सॉल्यूशन आया था अपने पास। यस, इसके अंदर ये देखिए यहाँ, सो इसको हम थोड़ा सा करेक्ट करेंगे इस पॉइंट को, और ध्यान रखेंगे हम। हमारे पास 32 आया था और मैंने वहाँ 60 बताया था, तो इसको करेक्ट करेंगे हम। देखो यहाँ भी वही बात करें कि टेम्परेचर इज इंक्रीज बाई 50 डिग्री सेल्सियस, ये T1 T2 की बात नहीं कर रहा है। ये कहता है इंक्रीज बाई 50 डिग्री सेल्सियस, तो डेल टी जो है ये 50 डिग्री सेल्सियस की बात कर रहा है। और म्यू जो है वो ऑलरेडी कितना है, 2 है। तो अगर हम रेट फाइंड आउट करें, रेट न्यू और रेट ओल्ड, ओल्ड रेट की बात करें, तो हमारे पास क्या है, जो न्यू है वो डेल टी अपॉन 10 डिग्री सेल्सियस। तो हमारे पास रेट ओल्ड है, उसके अंदर ये तो वैल्यू 2 होगी और ये 50/10 होगा, तो ये हमारे पास आएगा रेट ओल्ड और टू द पावर 5। और टू द पावर 5 का मतलब है दो दूनी चार, चार दूनी आठ, आठ दूनी 16, और 16 दूनी 32। इस वजह से 32 डिग्री सेल्सियस आएगी। तो ये करेक्ट कर लेंगे हम उस सॉल्यूशन को। हमने वहाँ 60 डिग्री सेल्सियस किया था, तो यहाँ ऑलरेडी इंक्रीज बाई 50 डिग्री, देन हाउ मेनी रेट ऑफ रिएक्शंस, ये ऑलरेडी इंक्रीज दे दिया उसके अंदर, जो डिफरेंस दे दिया। अगर वो ऑलरेडी अलग अलग कहता कि टेम्परेचर पहले इतना था बाद में इतना हुआ, तो उसके बाद तो कंडीशंस अलग है। यहाँ ऑलरेडी डिफरेंस ही 50 डिग्री सेल्सियस है, इस वजह से हमारे पास ये आंसर 32 आएगा। आई होप कि आज जो हमने सीखा है फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शंस, ये वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है और कंसेप्चुअल क्वेश्चंस इसके अंदर आते हैं। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम जानेंगे कि व्हाट इज द रेट लॉ, व्हाट इज रेट कांस्टेंट, व्हाट इज ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस, व्हाट इज ऑर्डर एंड मोलिकुलरिटी में डिफरेंस क्या होता है, इसके बारे में हम जानने की कोशिश करेंगे। थैंक यू।